मोबाइल के ज़माने वाले लोग लैंडलाइन की स्ट्रगल वाली लाइफ सोच भी नहीं सकते। लेकिन सोचिए, पुराने विचारों वाले किसी ससुराल में आज भी लैंडलाइन हो तो? रमा और मीरा दोनों देवरानी जिठानी होती है। दिन भर ससुराल के काम के बाद शाम का वक्त होता जब दोनों का मायके से फ़ोन आता है। हाँ माँ, कैसी हो? मैंने ना आज जलेबी बनाई थी। अच्छा, कैसे बनती है? माँ, वो ना पहले मैदा लेते हैं और अब पूरी जलेबी रमा फ़ोन पर ही कैसे बनती है ये अपनी माँ को बताती है। उसकी लंबी लंबी बातों से मीरा परेशान रहती। परेशान होकर वो कहती है, हर कोई कहता है कि आपका फ़ोन तो व्यस्त ही रहता है। क्या है, घर में एक फ़ोन है, उस पर भी रमा भाभी सारा दिन अपने मायके में लगी रहती है। मेरा भी तो जी करता है ना कि घर में बात करूं, लेकिन कैसे करूं? ये तो भाभी का शुरू से ही है। फ़ोन पर बात करती है तो भूल ही जाती है कि घर के और भी काम है, या फिर कोई और भी तो फ़ोन कर रहा होगा। उनको इन बातों से कोई मतलब ही नहीं होता। तो मैं क्या करूं? पता है, पापा की तबीयत खराब थी। भाभी को पता था कि मेरे मायके से फ़ोन आने वाला है, लेकिन फिर भी सारा दिन लगी रहती है फ़ोन पर। मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान ना हो। क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? मेरे लिए दूसरी लाइन लगवा दोगे? वो भी तो तुम नहीं कर सकते हो। अरे, दूसरी लाइन नहीं लगवा सकता हूँ, लेकिन इसी की एक लाइन तुम्हारे कमरे में लगा देता हूँ। फ़ोन जैसे ही बजे उठा लेना, भाभी को पता भी नहीं चलेगा, और फ़ोन तुम बिज़ी रखना अपने घर वालों से। क्यों, सही है ना? बीवी को पति की बात सही लगती है। रात के अंधेरे में मीरा का पति तार बिछाकर ड्राइंग रूम वाले फ़ोन की एक लाइन बीवी के कमरे में लगा देता है। समझ रहे ना? मतलब जैसे ही फ़ोन आए मीरा फ़ोन उठा लेगी। फिर रमा कितना भी चाले फ़ोन बिजी ही रहेगा जब तक मीरा बात ना कर ले। अगली सुबह, क्या बात है इजी, पता है आज सुबह सुबह जैसे ही बेल बजी मैंने फ़ोन उठा लिया। मम्मी का फ़ोन था, इतनी देर बाद करी मैंने। उधर रमा परेशान कि ये हो क्या रहा है, जब देखो फ़ोन बिजी। अरे, फ़ोन की लाइन में कुछ खराबी तो नहीं है ना? जी सुनिए ना, टाइम पास ही नहीं होता। न जाने फ़ोन को क्या हो गया है, हर वक्त लाइन बिजी रहती है। हाँ, तो बात ही इतनी करती हो तुम अपने घर में, तो लाइन तो बिजी रहेगी ना। कहने को जॉइंट फैमिली है, लेकिन तुम सारा दिन फ़ोन पर लगी रहती हो। पता है, किसी को वक्त ही नहीं मिलता फ़ोन पर बात करने का। अरे वही तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने बिजी नहीं रखा फ़ोन को। फिर कौन फ़ोन पर बिजी रहता है? कैसे कोई रहेगा, फ़ोन तो तुम्हारे सामने है। रमा भी देखती है कि भाई फ़ोन तो सामने है, फिर फ़ोन कौन बिजी रख रहा है? फ़ोन बिजी चल रहा है। टाइम पास करने के लिए एक काम करती हूँ, मीरा के कमरे में चली जाती हूँ, उसी से गप्पे लगा लेती हूँ। रमा मीरा के कमरे में जाती है तो उसे मीरा की आवाज़ आती है। और क्या माँ, मैंने तो अपना कमरा बंद कर लिया है। अब किसी को पता ही नहीं कि अंदर मेरी ज़िंदगी जन्नत हो गई है। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बात करती हूँ, फिर सो जाऊँगी। तभी रमा दरवाज़ा खटखटाती है। मीरा, ओ मीरा, किससे बात कर रही हो? तुम्हारी माँ आई है क्या? अब मीरा डर जाती है, जल्दी से फ़ोन के ऊपर तौलिया डालकर दरवाज़ा खोलती है। किससे बात कर रही थी मीरा? तुम्हारी माँ आई है क्या? नहीं, मैं किससे बात कर रही थी? किसी से तो नहीं। नहीं, आवाज़ आ रही थी, तुम अपनी माँ को कुछ कह रही थी कि यही ना कि मैं ऐश कर रही हूँ, मैं काम करके कमरे में आई हूँ, आपसे बात करूँगी और फिर सो जाऊँगी, यही सुना होगा। हाँ, यही सुना। तो किससे बोल रही थी तुम? माँ तो नहीं दिख रही तुम्हारी। क्या है ना दीदी, ये मेरा सपना है कि मेरे कमरे में फ़ोन की लाइन हो, बस लेट कर मैं सारा दिन अपने मायके में बातें करूं। तो वही सपना कहते ना, रोज़ रोज़ बोलने से एक दिन तो पूरा हो ही जाएगा। वैसे आप मेरे कमरे में कैसे? पता नहीं मेरा, सारा दिन फ़ोन की लाइन बिजी रहती है, घर भी बात नहीं कर पा रही हूँ, तो सोचा चलो तुमसे ही बात कर लेती हूँ अब सारा दिन। हाँ भाभी, क्यों नहीं, लेकिन वो क्या है ना, मेरे सोने का वक्त हो रहा है, तो मैं तो सोने जा रही हूँ। नहीं तो फिर रात का खाना बन नहीं पाएगा ना, आराम करना भी तो मेरे लिए ज़रूरी है। हाँ ठीक है, आराम कर लो, कम से कम खाना तो बना लेना। अच्छा, चलती हूँ मैं।
लेकिन कहते हैं ना, चोरी कितनी देर चलेगी। अचानक मीरा के कमरे का लैंडलाइन बोल पड़ता है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हाँ, अरे ये क्या, फोन के बजने की आवाज तेरे कमरे से कैसे? वो कहना भाभी, मैं ही तो आवाज मुंह से निकाल रही थी। ये देखो, ट्रिंग 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 ट्रिंग। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर खेलूंगी और फिर सो जाऊंगी, प्लीज। रमा को कुछ समझ में नहीं आता, वो वहां से चली जाती है। लेकिन जाते जाते सोच में पड़ जाती है कि ये कैसे हो सकता है। फ़ोन लगा है नीचे और आवाज़ आ रही है मीरा के कमरे से। रमा रात को पति को सारी बात बताती है। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, छोटा ऐसा नहीं करेगा। मैं देखता हूँ, बात करता हूँ। रमा का पति अपने छोटे भाई यानी कि मीरा के पति से बात करता है। हाँ भाई, सुना तूने अपने कमरे में फ़ोन की लाइन लगवा ली है। अब बिल आएगा तो तू ही बनना, ठीक है? कैसी बात कर रहे भैया, मैं क्यों अपने कमरे में लाइन लूँगा लैंडलाइन का? हम घर में रहते हैं, कोई होटल थोड़ी ना है, क्यों? चलता हूँ मैं। मीरा, तू नीचे है ना, यहीं रुक, मैं ज़रा देखूँ लाइन बिज़ी है कि नहीं। अब मीरा डर जाती है कि अगर रमा को ये पता लग गया कि उसके कमरे में फ़ोन लगा है और जब वो नीचे होती है तभी फ़ोन बिज़ी नहीं रहता, तो सारा का सारा बिल उसे ही भरना पड़ेगा। वहीं रमा फ़ोन उठाती है तो लाइन फिर भी बिज़ी रहती है। क्या हुआ दीदी, फ़ोन लग रहा है ना? रमा मीरा की ओर घूर कर देखती है। नहीं लग रहा है। मीरा चैन की सांस लेती है। फालतू ना आप शक करिए दीदी, मैंने कहा तो, मैं खुद ही मुंह से आवाज़ निकाल लेती हूँ फ़ोन की घंटी की। हाँ। ट्रिंग 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 ट्रिंग। देखो। फ़ोन का स्यापा घर में बढ़ता ही जा रहा था। देवरानी जेठानी के बीच एक और जहाँ मीरा के मायके के मोहल्ले में कुत्ते ने किसी को काट भी लिया हो तो ये भी मीरा को पता होता था, और वहीं रमा को तो उसके माँ बाप से भी बात किए हफ्ता हो जाता था। रमा का पति उसकी हालत देख रहा था। फिर वो एक दिन फ़ोन वालों को घर ले आता है। देखो भैया, हम लोगों के घर का फ़ोन पता नहीं क्यों बिज़ी रहता है, ना कोई फ़ोन करता है ना कुछ। अब बिल आएगा तो हम तो नहीं भरेंगे, साफ साफ बात है। देखिए भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोगों के घर का फ़ोन बिज़ी रहे और बात कोई और कर रहा हो, हैं? मैं ना एक काम करता हूँ, इसकी सारी लाइन जोड़ देता हूँ, जो भी हो पकड़ा जाएगा, क्यों? हाँ, ये कर दो, कम से कम पता तो चले कि कौन है। अब पकड़ा जाएगा चोर। कौन है जो सारा दिन फ़ोन पर लगा रहता है? ठीक किया जी आपने। अब क्या था, रमा के फ़ोन की लाइन मीरा के कमरे की लाइन से जुड़ जाती है और फिर आगे। चलो ज़रा भाई से बात करती हूँ, कल रक्षाबंधन है, पूछूँ तो वो आएगा या मैं आऊँ? वैसे भी बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई। रमा डायरी से नंबर लेकर फ़ोन करने के लिए जैसे ही लैंडलाइन का फ़ोन उठाती है वैसे ही उधर से आवाज़ आ रही होती है। हाँ भैया, मैं आऊँगी ना रक्षाबंधन में, क्यों परेशान हो रहे हो? रमा है ना, वो देखेगी ननदों को। अब ननदों की रक्षाबंधन के चक्कर मैं थोड़ी ना अपना रक्षाबंधन खराब करूँगी भैया। रमा के कान में मीरा की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो जाती है। ओके, तो मेरा शक सही निकला। मीरा ने कमरे में फ़ोन लगा रखा है, सारा दिन उसी फ़ोन में लगी रहती है। वैसे तो मैं अभी इसको सही कर दूँ, लेकिन इसके राज अब ऐसे ही पता चलेंगे। रमा तुरंत कमरे में जाती है और अपना सारा सामान पैक करके मायके चली जाती है। एक चिट्ठी लिखकर फ़ोन के नीचे रख जाती है। मीरा जब नीचे आती है तो सामने चिट्ठी देखती है। ये क्या, दीदी मायके चली गई? लिखा है इमरजेंसी है, कल रक्षाबंधन मना कर आऊँगी। अब मैं कैसे मायके जाऊँगी? नाना तो सुबह सुबह ही आ जाएंगी। ऐसे ही अब रमा फ़ोन उठाकर मीरा की सारी बातें सुन लिया करती। इसकी सारी जानकारी अब रमा के पास रहती और वो उससे मीरा के प्लान पर पानी फेरती रहती। तो लैंडलाइन की कहानी इतनी ही। मीरा को फ़ोन तो मिल गया, लेकिन उसके सारे राज अब रमा के पास रहते। कुछ महीने पहले रेखा और विनोद शादी के बंधन में बंधे थे। विनोद एक कंपनी में जॉब करता था, दूसरी तरफ रेखा भी एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। दोनों हमेशा अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। पति पत्नी होने के बावजूद वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम समय दे पाते थे।
जब भी उन्हें खाली वक्त मिलता तो दोनों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे। फिर एक दिन रेखा की सास सरला उससे कहती है, बहू आज पास वाले मंदिर में एक बहुत बड़ी पूजा है। हर साल 9 दंपति उस पूजा में शामिल होते हैं। तू और विनोद दोनों मेरे साथ पूजा में चलो। मम्मी जी मुझे ना ऑफिस का टारगेट पूरा करना है, मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। तभी वहाँ विनोद आता है। सरला विनोद से भी यही बात कहती है। माँ तुम क्या बेकार की बात लेकर बैठी हो। मैं अपना काम करूँ कि तुम्हारे साथ मंदिर घूमता फिरूँ। आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तुम रेखा को लेकर चली जाओ ना। अच्छा तुम्हारी मीटिंग ज़रूरी है और मैं तो खाली बैठी हूँ ना, मेरा भी तो टारगेट पूरा करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पूजा में सिर्फ पति पत्नी शामिल होते हैं। देखो मेरी बात मानो और तुम दोनों पूजा में शामिल हो जाओ। इस तरह भगवान का अनादर नहीं करते। पर तुम कौन से ज़माने की बात लेकर बैठी हो। काम करने से पैसा मिलता है, भगवान की पूजा करने से नहीं। अच्छा अब ना मैं तुमसे और बहस नहीं कर सकता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर विनोद वहाँ से चला जाता है। मम्मी जी मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं भी जा रही हूँ। और फिर रेखा भी वहाँ से निकल जाती है। बेचारी सरला सिर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है और अफसोस करने लगती है। बेटा तो बेटा, बहू भी मुझे ऐसी ही मिली है। आखिर इन दोनों को गृहस्थी की जिम्मेदारी कब समझ में आएगी। इन्हें लगता है कि बस पैसे कमाना ही सब कुछ होता है। तभी वहाँ सरला की बेटी नंदिनी आती है। माँ तुम दुखी मत हो, देख लेना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद विनोद की बुआ जानकी अपनी बहू के साथ वहाँ आती है। विनोद बेटा देख तेरी बुआ आई है, आज तू ना ऑफिस की छुट्टी ले ले, बुआ जी को थोड़ा घुमा फिरा कर लाना। रेखा तुम भी ऑफिस की छुट्टी ले लो। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या माँ। अगर मैंने छुट्टी ले ली तो मेरा बॉस बहुत नाराज़ हो जाएगा और मुझे नौकरी से निकाल देगा। अरे बुआ जी को तो मैं फिर कभी घुमा दूंगा, अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। इतना कहकर विनोद भी वहाँ से चला जाता है। मम्मी जी मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। ये सब देखकर जानकी को बहुत बुरा लगता है। अरे सरला ये दोनों तो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ यही दोनों काम करते हैं। अरे इंसान को काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी तो समझनी चाहिए। रिश्तेदारों से कैसी बात करनी है, कैसे मिलना है, थोड़ा इसकी भी तो तमीज़ होनी चाहिए ना। तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं क्या करूं, ये दोनों तो बस हर वक्त अपने काम में मगन रहते हैं। चल ठीक है, तुझसे और भैया से मिलना था सो मिल लिया, मैं तो अब जा रही हूँ। उसके बाद जानकी अपनी बहू के साथ वहाँ से चली जाती है। इस तरह देखते देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर एक दिन मोहल्ले की सभी औरतें सरला के सामने रेखा और विनोद के बारे में बात करने लगती है। सरला तेरी बहू को आए पूरे 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसने तुझे पोता नहीं दिया। अब तक तो कम से कम उनका एक बच्चा हो जाना चाहिए था ना। हाँ तेरी बहू कुछ ज़्यादा ही मॉडल बनती है। अरे काम करना ठीक है, लेकिन गृहस्थी भी तो चलाना है। हम समाज में रहने वाले लोग हैं, हमें यहाँ के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। सारी गलती ना सरला की है। शादी से पहले इसे अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए था। पता नहीं ये कौन से धुन में थी जो रेखा को अपनी बहू बनाकर ले आई। उन सभी औरतों की बातें सुनकर सरला को बहुत दुख होता है। फिर घर जाने के बाद वो रेखा और विनोद से इस बारे में बात करने लगती है। मैं जानना चाहती हूँ तुम दोनों मुझे दादी कब बनाओगे। तुम दोनों की शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए अब तो मोहल्ले की औरतों ने भी मुझे ताना देना शुरू कर दिया है। माँ लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है दूसरों को ताना मारना। उनकी सुनकर मैं बच्चे के बारे में नहीं सोच सकता। वैसे भी मुझे अपना करियर बनाना है। हाँ मम्मी जी, अगर मैंने अभी बच्चा कर लिया तो फिर मेरा सारा समय बच्चे की देखभाल में बीत जाएगा। उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। नहीं, बच्चे के बारे में सोच कर ही मुझे डर लगता है। मैं बच्चे का ख्याल अभी कई सालों तक अपने दिमाग में नहीं लाने वाली। भाभी, अगर आपको इन सब बातों का इतना ही ख्याल था तो फिर आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, सिर्फ अपने करियर पर फोकस करती। लेकिन जब आपने शादी की है तो आपको बाकी की जिम्मेदारी भी तो पूरी करनी पड़ेगी ना। वही तो, तुम दोनों मेरी बात समझते क्यों नहीं। एक तो तुम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल समय नहीं देते, ऊपर से हम लोगों के साथ भी 2 मिनट बैठकर प्यार से बात भी नहीं करते। आखिर ऐसी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। तुम चाहे कुछ भी कहो माँ, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ज़िंदगी में बहुत कामयाब होना है। हाँ, मेरे भी सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मैं भी अपने ऑफिस में सबसे आगे जाना चाहती हूँ,
इसी के लिए तो मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। देखिए मम्मी जी, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। दोबारा बच्चे के बारे में मुझसे तो मत कहिएगा। और रही बात समय देने की, तो बेकार में आप लोगों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाने का मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है। इस तरह दोनों पति पत्नी सरला और नंदिनी को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रेखा के ससुर भंवरलाल को भी ये सारी बातें बुरी लगती थी। फिर एक दिन अचानक रेखा रोते हुए घर आती है। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, इसलिए बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया है। मैं इतने सालों से मेहनत कर रही थी, लेकिन उसने मेरी मेहनत की जरा भी कदर नहीं की। ये कंपनी वाले किसी के सगे नहीं होते, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। अब मैंने फैसला किया है कि मैं बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में जाकर इंटरव्यू दूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे वहाँ जॉब मिल ही जाएगी। तभी वहाँ भंवरलाल आ जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बेंगलुरु जाने की। अरे बहू, वहाँ जाने के बाद भी तेरे सिर पर टारगेट का बोझ लाद दिया जाएगा। फिर अगर तुझसे कोई गड़बड़ हुई तो तुझे फिर से काम से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की ज़िंदगी जीना कोई जीना है? इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरा जनरल स्टोर संभालो। जितनी तनख्वाह तुम्हें नौकरी में मिलती थी उससे कहीं ज़्यादा पैसे तो वहाँ कमा लोगी। रेखा के सामने भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने ससुर की बात मानकर उनका जनरल स्टोर संभालने लगती है। कुछ दिनों में ढेर सारी आमदनी देखकर रेखा खुश हो जाती है और पूरा मन लगाकर जनरल स्टोर आगे बढ़ाने के बारे में सोचने लगती है। शाम को दुकान बंद करने के बाद रेखा अपनी सास और ननद के साथ बैठकर समय बिताया करती थी। अपनी इस नई जिंदगी से रेखा बहुत खुश थी। उसके विचार पूरी तरह बदल गए थे। अब वो परिवार और काम की अहमियत अच्छी तरह समझने लग गई थी। दूसरी तरफ अपने काम से विनोद रोज़ चिड़चिड़ा रहता था। रेखा रोज़ विनोद को जनरल स्टोर से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताया करती। फिर आखिरकार एक दिन विनोद भी अपनी नौकरी छोड़कर रेखा के साथ जनरल स्टोर में काम करने का फैसला करता है। बस बहुत हो गया, अब मैं भी अपनी कंपनी के बोझ तले दबना नहीं चाहता, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ जनरल स्टोर में काम करूँगा। ये सुनकर रेखा बहुत खुश होती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी साथ मिलकर अपना जनरल स्टोर चलाने लगते हैं। दोनों की मेहनत और लगन रंग लाती है और कुछ ही महीनों के बाद वे दोनों एक दूसरा जनरल स्टोर भी खोल लेते हैं। दूसरी तरफ दोनों अपने परिवार को अच्छा खासा समय दिया करते थे। और फिर कुछ महीनों बाद रेखा गर्भवती हो जाती है। इस बात से पूरा परिवार खुश हो जाता है। देखते ही देखते 9 महीने बीत जाते हैं और रेखा एक सुंदर से बच्चे को जन्म देती है।